नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। देश जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा है और जिसकी राजनीति पर सबकी नज़र रहती है, रूस। रूस की जो शासन प्रणाली है वो अक्सर चर्चा में रहती है और ये भारत या अमेरिका जैसी व्यवस्थाओं से काफ़ी अलग भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि रूस की जो मौजूदा राजनीतिक संरचना है वो मुख्य रूप से 1993 में अपनाए गए संविधान पर आधारित है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर हम ये समझें कि रूस की सरकार, जिसे औपचारिक तौर पर संघीय अर्ध राष्ट्रपति गणराज्य कहते हैं, वो असल में काम कैसे करती है। ये नाम सुनने में थोड़ा सा जटिल लगता है, पर कोशिश करेंगे इसे आसान बनाने की। बिल्कुल। ये जो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है, इसका मतलब मूल विचार यही है कि इसमें शासन की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरकार इनके बीच बटी होती हैं और साथ में एक संसद भी होती है। लेकिन रूस के संदर्भ में, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, 1993 का संविधान बनाते समय शक्तियों का झुकाव वो साफ तौर पर राष्ट्रपति पद की ओर रखा गया। और ये समझना जरूरी है कि इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार, इसमें अक्सर एक अंतर देखने को मिलता है। आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले फिर रूसी व्यवस्था के केंद्र बिंदु यानी राष्ट्रपति पद की ही बात करते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये देश का सबसे शक्तिशाली पद है। ऐसा क्यों है? संविधान राष्ट्रपति को ऐसी कौन सी खास शक्तियां देता है जो उन्हें इतना प्रभावशाली बनाती हैं? हाँ, बिल्कुल। रूसी संविधान राष्ट्रपति को कह सकते हैं असाधारण शक्तियां देता है जो उन्हें राजनीतिक व्यवस्था के बिल्कुल शीर्ष पर रखती हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, पूरे देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति। इसका मतलब है कि देश की रक्षा, सुरक्षा, सेना से जुड़े जितने भी अहम फैसले हैं, उनका अंतिम अधिकार उन्हीं के पास है। और ये शक्ति खासकर रूस जैसे देश में बहुत मायने रखती है। और विदेश नीति के मामले में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही मुख्य चेहरा होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। विदेश नीति तय करना और उसे चलाना ये राष्ट्रपति की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। वही तय करते हैं कि भाई रूस के दूसरे देशों से कैसे संबंध होंगे, कौन सी संधियां होंगी, दुनिया के मामलों पर रूस का क्या रुख रहेगा। इसके अलावा देश के भीतर सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री और जो पूरा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है क्योंकि इससे वो सरकार की दिशा और उसकी बनावट दोनों तय कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये वाकई एक बड़ी शक्ति है। अच्छा, और क्या संसद के संबंध में भी उनके पास कोई सीधी शक्ति है, विधायिका पर? हाँ, एक और महत्वपूर्ण शक्ति है। संसद का जो निचला सदन है, जिसे स्टेट ड्यूमा कहते हैं, उसे भंग करने का अधिकार। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ड्यूमा सरकार के काम में मान लीजिए बाधा डाल रही है या कोई राजनीतिक अस्थिरता है, तो वो ड्यूमा को भंग करके नए चुनाव करवाने का आदेश दे सकते हैं। ये शक्ति सीधे तौर पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो शक्ति संतुलन है उसे प्रभावित करती है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितना होता है? अभी जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अनुसार रूस में राष्ट्रपति का चुनाव 6 साल के कार्यकाल के लिए होता है। तो इन सभी शक्तियों को अगर एक साथ देखें, राष्ट्र प्रमुख, सेनापति, विदेश नीति निर्धारक, सरकार का नियंत्रक और संसद को भंग करने का अधिकार, तो ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति ही रूसी राजनीतिक व्यवस्था की धुरी हैं। खासकर विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार के गठन जैसे जो अहम क्षेत्र हैं, उनमें उनका दबदबा बिल्कुल साफ दिखता है। ये तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास बहुत व्यापक अधिकार हैं। अच्छा, अब सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार या मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और उनकी मुख्य भूमिका क्या रहती है फिर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया भी दिलचस्प है और ये भी राष्ट्रपति की भूमिका को ही दर्शाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुनते हैं, लेकिन उस नियुक्ति को संसद के निचले सदन यानी स्टेट ड्यूमा से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। एक बार नियुक्ति हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और उनका मुख्य काम होता है देश के रोजमर्रा के जो प्रशासनिक और आर्थिक मामले हैं उनको देखना।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जो घरेलू मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? हाँ, मोटे तौर पर यही कह सकते हैं। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है वो देश की आर्थिक नीतियां बनाने और लागू करने, बजट का प्रबंधन करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, रोजगार, इन सब क्षेत्रों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो अलग-अलग मंत्रालय हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय वगैरह, वो सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं और अपनी-अपनी नीतियां जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। रक्षा और विदेश मंत्रालय भी मंत्रिमंडल का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति का सीधा प्रभाव कई ज्यादा होता है। ये दिलचस्प है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करें और मंजूरी ड्यूमा से चाहिए, तो व्यवहार में इसका शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ता है? मतलब क्या प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं या वो एक तरह से राष्ट्रपति के अधीन ही माने जाते हैं? हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि देखिए, सैद्धांतिक तौर पर प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं, घरेलू नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन व्यवहार में क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं और ड्यूमा की मंजूरी चाहिए और ड्यूमा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, तो प्रधानमंत्री काफी हद तक राष्ट्रपति पर निर्भर रहते हैं। स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए जो व्यापक एजेंडा या रणनीतिक दिशा है, उसी के भीतर काम करते हैं। वे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं और राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। इसलिए भले ही शक्तियों का विभाजन दिखता हो, अंतिम शक्ति संतुलन तो साफ तौर पर राष्ट्रपति के पक्ष में ही झुका रहता है। समझा। चलिए अब रूसी विधायिका यानी संसद पर ध्यान देते हैं, जिसे संघीय सभा या फेडरल असेंबली कहा जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये 2 सदनों वाली है, तो इसकी संरचना कैसी है और इन सदनों की भूमिकाएं क्या हैं? जी हाँ, भारत की तरह ही रूस की संघीय सभा भी द्विसदनीय है। इसके 2 सदन हैं, निचला सदन जिसे स्टेट ड्यूमा कहते हैं और ऊपरी सदन जिसे फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। दोनों सदनों की बनावट और शक्तियां अलग-अलग हैं। ठीक है, तो पहले स्टेट ड्यूमा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं और इसके मुख्य काम क्या होते हैं? सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र इन दोनों की मिलीजुली प्रणाली से होता है। ड्यूमा का सबसे महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। कोई भी बिल कानून बनने से पहले ड्यूमा से पास होना जरूरी है। इसके अलावा ड्यूमा देश का जो सालाना बजट है उसे मंजूरी देती है, सरकार के काम पर सवाल उठा सकती है और जैसा हमने पहले बात की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर अपनी सहमति देती है। एक और बात, अगर ड्यूमा लगातार 3 बार राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को अस्वीकार कर दे, तो राष्ट्रपति ड्यूमा को भंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी ड्यूमा के पास कानून बनाने और प्रधानमंत्री को मंजूरी देने जैसे अहम अधिकार तो हैं, लेकिन राष्ट्रपति के भंग करने की शक्ति एक तरह का दबाव भी बनाए रखती है। अब ऊपरी सदन यानी फेडरेशन काउंसिल के बारे में बताइए। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है और इसकी क्या शक्तियां हैं? फेडरेशन काउंसिल या संघीय परिषद रूस के संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। रूस, जैसा हम शायद बाद में और बात करेंगे, कई अलग अलग इकाइयों से मिलकर बना है, जैसे रिपब्लिक, ओब्लास्ट, प्रांत, क्राई क्षेत्र वगैरह। इन्हें संघीय विषय फेडरल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो फेडरेशन काउंसिल में हर संघीय विषय से 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। एक उस क्षेत्र की विधायिका भेजती है और एक उस क्षेत्र का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, जैसे गवर्नर। तो इस तरह ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके काम क्या है? क्या इसकी शक्तियां ड्यूमा से अलग है? हाँ, फेडरेशन काउंसिल के पास कुछ खास और बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो ड्यूमा के पास नहीं है। जैसे संविधान में कोई भी बदलाव करना हो, संशोधन करना हो, तो उसे पास होने के लिए फेडरेशन काउंसिल की मंजूरी अनिवार्य है। ये सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक न्यायालय के जजों की जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, उस पर सहमति देती है। इसकी एक और बहुत अहम शक्ति है राष्ट्रपति को देश के बाहर रूसी सेना का इस्तेमाल करने की अनुमति देना। अगर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं या विदेश में सेना भेजना चाहते हैं, तो उन्हें फेडरेशन काउंसिल से औपचारिक मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा रूस की सीमाओं में अगर कोई बदलाव होना है, उससे जुड़े कानूनों को भी यही मंजूरी देती है। तो सैद्धांतिक तौर पर देखें तो संसद यानी संघीय सभा के दोनों सदन कानून बनाते हैं, नियुक्तियों को मंजूरी देते हैं, सरकार पर कुछ हद तक नियंत्रण भी रखते हैं।
लेकिन जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं, राष्ट्रपति की जो व्यापक शक्तियां हैं, जैसे ड्यूमा को भंग करने की शक्ति, फेडरेशन काउंसिल के अहम फैसलों पर प्रभाव, जैसे सेना का इस्तेमाल, जजों की नियुक्ति, ये इस पूरी तस्वीर को कैसे बदलती हैं? व्यवहार में संसद कितनी स्वतंत्र और प्रभावी है? ये रूसी व्यवस्था को समझने के लिए एक बहुत ही केंद्रीय प्रश्न है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से संघीय सभा एक महत्वपूर्ण संस्था है। उसके पास विधायी और निरीक्षण की शक्तियां हैं। कानून ड्यूमा से शुरू होकर फेडरेशन काउंसिल से गुजरते हैं, बजट पास होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ये सब लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन के हिस्से हैं। लेकिन व्यवहार में, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं और कई विश्लेषक भी मानते हैं, राष्ट्रपति का प्रभाव बहुत गहरा है। राष्ट्रपति की जो पार्टी है, अभी यूनाइटेड रशिया, उसका ड्यूमा में बहुमत होने से कानून पास कराना आसान हो जाता है। फेडरेशन काउंसिल के सदस्य क्षेत्रीय एलीट वर्ग से आते हैं, जो अक्सर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाकर ही चलते हैं। और ड्यूमा को भंग करने की शक्ति, वो तो हमेशा एक पृष्ठभूमि दबाव की तरह मौजूद रहती ही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि संसद के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी स्वायत्तता और कार्यपालिका पर वास्तविक नियंत्रण वो सीमित माना जाता है। शक्ति का पलड़ा साफ तौर पर राष्ट्रपति की ओर झुका हुआ है। ये शक्ति संतुलन की जटिलता को दिखाता है। चलिए अब न्यायपालिका की ओर बढ़ते हैं। रूसी सरकार में अदालतों की क्या भूमिका है और प्रमुख अदालतें कौन सी हैं? और क्या वो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। रूस की न्यायिक प्रणाली में कई स्तर हैं, लेकिन शीर्ष पर दो मुख्य अदालतें हैं। पहली है संवैधानिक न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसका मुख्य काम ये देखना है कि संसद जो कानून बना रही है, राष्ट्रपति जो आदेश जारी कर रहे हैं या सरकार के दूसरे काम, वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं। यह संविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था है और सैद्धांतिक रूप से कानूनों की संवैधानिकता पर रोक लगा सकती है। ठीक है, और दूसरी प्रमुख अदालत? दूसरी है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये आपराधिक, दीवानी, प्रशासनिक और बाकी सभी जो गैर संवैधानिक मामले हैं, उनमें देश की सर्वोच्च अपील अदालत है। ये निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करती है और पूरे देश में कानूनी मानक और प्रक्रियाएं एक जैसी रहें, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो ये दोनों अदालतें न्यायिक प्रणाली के शिखर पर हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का क्या? स्रोत बताते हैं कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति और संसद करते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, यहीं पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अहम सवाल उठता है। संवैधानिक न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फेडरेशन काउंसिल की सहमति से। ये जो प्रक्रिया है, जिसमें कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और विधायिका यानी फेडरेशन काउंसिल दोनों की सीधी भूमिका है, ये न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता पर संदेह पैदा करती है। कई विशेषज्ञ और आलोचक मानते हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के कारण जजों पर राजनीतिक दबाव रहने की संभावना बनी रहती है और हो सकता है कि वो सरकार या राष्ट्रपति के खिलाफ जाने वाले जो संवेदनशील मामले हैं, उनमें उतने स्वतंत्र रूप से काम न कर पाएं। हालांकि संविधान न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन व्यवहार में इसे लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। ये न्यायपालिका की स्थिति हुई। अब रूस के राजनीतिक परिदृश्य और उसके संघीय ढांचे पर थोड़ी बात करते हैं। वहाँ राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है? क्या एक स्वस्थ बहुदलीय प्रणाली मौजूद है? देखिए, रूस में आधिकारिक तौर पर कई राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और वो चुनावों में हिस्सा भी लेते हैं। स्टेट ड्यूमा में भी कई पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हालांकि स्रोतों और ज़मीनी हकीकत को देखें तो रूस की राजनीति में एक ही दल का प्रभुत्व है, यूनाइटेड रशिया। ये पार्टी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पुरजोर समर्थन करती है और पिछले कई सालों से ड्यूमा में भारी बहुमत रखती आई है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी है, LDPR यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है। ऐसी और भी पार्टियां संसद में हैं, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव यूनाइटेड रशिया की तुलना में बहुत सीमित है। और इसी एक दल के प्रभुत्व, सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और संगठन रूस को एक पूर्ण विकसित लोकतंत्र मानने में हिचकिचाते हैं। वे इसे अक्सर मैनेज डेमोक्रेसी कहते हैं या कभी-कभी तो एक सत्तावादी व्यवस्था, अथॉरिटेरियन सिस्टम के रूप में भी बताते हैं।
इसका मतलब है कि चुनाव तो होते हैं, लोकतंत्र की कुछ संस्थाएं भी मौजूद हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक शक्ति बहुत सीमित हाथों में केंद्रित है और विपक्ष के लिए प्रभावी ढंग से चुनौती देना मुश्किल होता है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, ये राजनीतिक दलों की स्थिति स्पष्ट हुई। अब रूस के संघीय ढांचे के बारे में बताइए। संविधान इसे एक संघीय गणराज्य कहता है। इसका क्या मतलब है और क्या क्षेत्रों को वाकई में स्वायत्तता मिली हुई है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रूस एक संघ है। ये 89 अलग-अलग संघीय इकाइयों या संघीय विषयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों के अलग-अलग नाम और दर्जे हैं, जैसे रिपब्लिक, गणराज्य, ओब्लास्ट, प्रांत, क्राय, क्षेत्र, स्वायत्त ओक्रुग, और 3 संघीय महत्व के शहर हैं, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सेवेस्टोपोल। सैद्धांतिक रूप से इन सभी इकाइयों के पास अपने आंतरिक मामलों में कुछ हद तक स्वायत्तता होनी चाहिए। हर क्षेत्र का अपना प्रमुख होता है, जैसे गवर्नर या राष्ट्रपति, और अपनी क्षेत्रीय विधायिका, विधानसभा भी होती है। तो क्या ये क्षेत्रीय सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ भी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर साफ दिखता है। हालांकि संविधान क्षेत्रीय इकाइयों को अधिकार देता है, लेकिन पिछले लगभग 2 दशकों में शक्ति का केंद्रीकरण मॉस्को यानी केंद्र सरकार की ओर बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्षेत्रीय गवर्नरों की नियुक्ति और उनको हटाने में राष्ट्रपति का प्रभाव काफी बढ़ गया है। केंद्र सरकार के पास वित्तीय संसाधन बांटने की शक्ति होती है, जिससे वो क्षेत्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकती है। कई महत्वपूर्ण कानून और नियम राष्ट्रीय स्तर पर ही तय होते हैं। इसलिए जबकि रूस कागज पर एक संघ है, व्यवहार में ये एक अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य है, जहां असली शक्ति मॉस्को में राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास ही केंद्रित रहती है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा? रूसी शासन प्रणाली एक काफी जटिल मिश्रण है। यह एक अर्धराष्ट्रपति प्रणाली है जहां राष्ट्रपति बेहद शक्तिशाली हैं। उनके पास व्यापक कार्यकारी, विधायी और सैन्य अधिकार हैं। प्रधानमंत्री और सरकार मुख्य रूप से घरेलू और आर्थिक मामलों को देखते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद संघीय सभा द्विसदनीय है, स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रभाव और प्रमुख दल के प्रभुत्व के कारण उसकी स्वायत्तता सीमित लगती है। न्यायपालिका मौजूद है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में एक पार्टी यूनाइटेड रशिया का दबदबा है और संघीय ढांचा होने के बावजूद शक्तियां काफी हद तक केंद्र में सिमटी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इस पूरी चर्चा का सार है, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का वो महत्वपूर्ण अंतर। 1993 का संविधान रूस को एक लोकतांत्रिक, संघीय, कानून आधारित राज्य के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। लेकिन जैसा हमने विभिन्न स्रोतों के आधार पर देखा, पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राष्ट्रपति और उनके आसपास के सत्ता के ढांचे में हो गया है। संवैधानिक संस्थाएं मौजूद हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति संतुलन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और संस्थागत स्वायत्तता वो अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाती है। राष्ट्रपति और उनकी पार्टी का नियंत्रण व्यवस्था के लगभग हर पहलू पर दिखाई देता है। तो ये थी रूस की जटिल और बहुस्तरीय शासन व्यवस्था पर हमारी गहन पड़ताल। हमने संवैधानिक ढांचे को समझा और साथ ही ये भी देखा कि व्यवहार में शक्ति कहाँ केंद्रित है और ये प्रणाली जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है। और हाँ, यहाँ श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक बिंदु छोड़ आते हैं। जब किसी राजनीतिक प्रणाली में औपचारिक रूप से नियंत्रण और संतुलन के सारे तंत्र मौजूद हों, जैसे संसद, न्यायपालिका, संघीय ढांचा, लेकिन व्यवहार में एक बेहद शक्तिशाली केंद्रीय नेता और एक प्रमुख राजनीतिक दल का दबदबा हो, तो इस विरोधाभास के उस देश की आंतरिक स्थिरता, नागरिक अधिकारों और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर क्या संभावित दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सोचना शायद रूस की वर्तमान और भविष्य की दिशा को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।